गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक नई क्लास शुरू करने जा रहे हैं और आज की क्लास बड़ी इम्पोर्टेंट रहेगी इस रेस्पेक्ट में, क्योंकि जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो जो पहला स्टेप होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ये एक लर्निंग मेथड भी है। मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि एग्ज़ाम अगर आ गया है तो मैं सिर्फ वही चीज़ें पढूं जो किसी ने बता दिया कि इम्पोर्टेंट है या हमने फील किया कि इम्पोर्टेंट है। तो हम स्टेप ओवरलैपिंग करते हैं, लेकिन स्टेप ओवरलैपिंग हमेशा खतरनाक होता है। इसलिए खतरनाक होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई एक पर्टिकुलर स्टेप जिसे कि आप छोटा समझते हैं या अनइम्पॉर्टेंट समझते हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आपने उसको ओवरलैप कर दिया, उसको स्किप कर दिया, तो हो सकता है उसके आगे का स्टेप जिसे आप महत्वपूर्ण समझ रहे हैं वो आपकी समझ में ही ना आए। तो इसलिए आप स्टेप ओवरलैपिंग से बचें, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को पढ़ें। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपके पास समय की कमी है तो आप चीज़ों को थोड़ा फास्ट कर दें, जल्दी जल्दी कर लें, लेकिन स्टेप ओवरलैपिंग ना करें। जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊंगा। आप सोचेंगे कि शुरू में ही इन्होंने मतलब इसे बताना शुरू कर दिया, लेकिन मैं जरूर आपको इसलिए बताऊंगा क्योंकि इससे आपका जो एक एटीट्यूड है स्टडी के प्रति वो बदलेगा। मेरा खुद का एक डिपार्टमेंटल एग्जाम था और मुझे सिर्फ 3 महीने का समय मिला था। और उस डिपार्टमेंटल एग्जाम में मैं एक सब्जेक्ट बता रहा हूँ आपको, अकाउंटेंसी आनी थी। और अकाउंटेंसी मैंने कभी नहीं पढ़ी थी, ना मैं कॉमर्स साइड से था, ना मुझे अकाउंटेंसी की ABCD मालूम थी। और उसमें जो आना था वो पूरा का पूरा ग्रेजुएट लेवल का आना था, सब ग्रेजुएशन लेवल का था। और ये शुक्ला अग्रवाल की एक किताब आती है, उसकी बैलेंस शीट और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बहुत मतलब डिटेल में अकाउंटेंसी आनी थी। और मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था उस एग्जाम को पास करना, क्योंकि उसको पास करके मेरा जो जंप था, जो प्रमोशन था, वो बहुत ही अच्छी पोस्ट में होने वाला था। तो मैंने 3 महीने के समय को 3 हिस्सों में बांटा। पहले मैंने जो 10th लेवल होता है, हाई स्कूल लेवल, 1 महीने में मैंने वो क्लियर किया। पूरा 1 महीने तक बिना कुछ सोचे समझे मैं 10th लेवल को बहुत अच्छी तरह से पढ़ता रहा, पूरा दिल लगा करके। इसके बाद जब मेरा वो 10th लेवल ओवर हो गया, 10th लेवल की जो बुक थी मेरी, जो एक अच्छी किताब मैं लेके आया था मार्केट से, जो मेरी ओवर हो गई, तो मैंने फिर इंटरमीडिएट लेवल को टच किया। और इंटरमीडिएट लेवल मेरी अच्छी तरह से समझ आ गया, क्योंकि मैंने 10th लेवल बहुत अच्छे से क्लियर किया था। और ये मेरा हमेशा रहा है कि आप तो अगर कोई चीज नहीं समझ आती तो आप एक स्टेप और नीचे चले जाइए, वहां पर भी नहीं समझ आता तो एक स्टेप और नीचे चले जाइए, जहां से पकड़ में आए वहां से शुरू करिए, फिर आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाइए, तो आप देखेंगे कि हर चीज को आप बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। इंटरमीडिएट लेवल मैंने क्लियर करने के बाद फिर ग्रेजुएशन लेवल टच किया लास्ट मंथ में। और आपको मैं बता दूं कि मुझे उतना आ गया जिससे मैं उस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकूं। और जो भी इम्पोर्टेंट मतलब 15 दिनों तक मैंने केवल वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए जो प्रीवियस ईयर के थे, मैंने उनको अच्छी तरह समझा और मैंने उन्हें सॉल्व भी किया खुद भी। और मैंने कोशिश की कि जो मॉडल आंसर्स हैं उनको भी मैं समझूं और कैसे आंसर दिया गया है, क्या किया गया है, कैसे सॉल्व किया गया, उन बातों को मैंने बड़े अच्छे से समझा। और मैं आपको बता दूं कि मैं 3 महीने की स्टडी से ही मैंने वो एग्जाम फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई कर दिया। तो वो मेरे लिए एक आइडियल एग्जाम्पल था इस बात का कि अगर हम किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करें तो आप कोई चीज आपके लिए कठिन नहीं है। लेकिन आप बी सिस्टमेटिक, आप सिस्टमेटिक हो जाएं और स्टेप बाय स्टेप चलें। डोंट ओवरलैप द स्टेप, डोंट स्किप द स्टेप। कई बार हम ज्यादा अपने आप को स्मार्ट समझ लेते हैं और ये चीज भी हमारे लिए खतरनाक हो जाती है। तो आप चीजों को अगर ये आप समझते हैं कि भाई मुझे क्या पढ़ना है, अब क्या पढ़ना है, अब क्या पढ़ना है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैंने अपने क्लास को भी देखिए, मेरे पास, मैं जानता हूं कि TGT का एग्जामिनेशन 20 जून तक लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने भी अपने जो ये जो मेरा
स्टडी है जो आपके बैच की, इसको मैंने प्लान किया है और मैं इसमें स्टेप ओवर रैपिंग नहीं कर रहा हूँ, बस चीजों को मैं फास्ट करूंगा थोड़ा सा। और जरूरी चीजें जितनी भी हैं जिससे आप क्वेश्चंस को लॉजिकली क्रैक कर सकें। अगर कोई आपने टॉपिक नहीं भी टच किया होगा और कोई ऐसा भी आपको क्वेश्चन आ जाता है जो आपको लग सकता है आउट ऑफ बॉक्स लग सकता है, आप उसको भी कर लेंगे, क्योंकि आई एम गोइंग टू क्रिएट अ लॉजिक इन यू। आपके अंदर एक लॉजिक मैं पैदा कर दूंगा और वो लॉजिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। किसी भी सब्जेक्ट के लिए लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लैंग्वेज में मैं बता दूं, दो तरह की चीजें आपको मिलेंगी। सर्टेन थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड परसीव बाय वे ऑफ लॉजिक, बट देयर आर सो मैनी थिंग्स विच यू नीड टू लर्न बाय वे विच आर कन्वेंशनल, यू हैव टू लर्न देम बाय हार्ट। आपको ऐसे ही उनको याद रखना पड़ेगा। यू हैव टू कीप देम इन योर माइंड बिकॉज यू कैन नॉट अप्लाई लॉजिक इन देम, दे आर कन्वेंशनल। वो कन्वेंशनल है, वो परंपरागत है, क्योंकि भाषा ये एक नेचुरल फिनोमेना है। ये किसी लैब में क्रिएट नहीं की गई है, इसको किसी लैब में नहीं तैयार किया गया कहीं। ये इट इज स्पॉन्टेनियस इंसिडेंट, इट इज नॉट डिलिबरेट। डिलिबरेट क्या होता है? जब हम जानबूझ करके किसी चीज को तैयार करते हैं, सोच समझ करके तैयार करते हैं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। जैसे कि आप पाइथागोरस थ्योरम कह लीजिए या आप न्यूटन लॉज कह लीजिए साइंस में, तो ये जितनी भी चीजें हैं दे आर डिलिबरेट, एक्चुअली दे हैव बीन पॉन्डर्ड ओवर अ टाइम एंड दे हैव बीन टेस्टेड आल्सो। जब वो सारे केसेस में जब वो खरी उतरी हैं, तब उनको एक थ्योरी का फॉर्म दिया गया और लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट किया। तो वो दे आर क्वाइट लॉजिकल, वो साइंस है, वो विज्ञान है। लेकिन आर्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि वो स्पॉन्टेनियस होती है, खासतौर से लैंग्वेज। लैंग्वेज तो हमेशा स्पॉन्टेनियस होती है। आप देखिए, कोई भी आज की डेट में भी जो है कोई चीज ऐसी प्रचलन में आ जाती है कि वो भाषा का हिस्सा बन जाती है। उसकी जो ओरिजिन होती है वो नेचुरल होती है, इंसिडेंटल होती है, एक्सीडेंटल होती है, इंसिडेंटल होती है, फिर भी वो आपकी भाषा का हिस्सा बन जाती है। तो वो जो लैंग्वेज होती है ये इट्स अ मैटर ऑफ स्पॉन्टेनिटी, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ डिलिब्रेशन। ये डिलिब्रेशन का मैटर नहीं है, इसे सोच समझ करके नहीं तैयार किया गया है। ज्यादातर चीजें आपकी स्पॉन्टेनिटी से पैदा हुई हैं, तो इसलिए कुछ चीजें ऐसी आपको मिलेंगी कि वो कन्वेंशनल होंगी। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात यह है कि इस तरह स्पॉन्टेनिटी से पैदा होने वाली चीज भी इसने बहुत सारे लॉजिक रखती है कि ग्रामेरियन ने उनको भी पकड़ लिया। तो दरअसल ग्रामर है क्या? ऑलरेडी स्पोकन लैंग्वेज जो पहले से बोली जा रही भाषा थी, उसके ट्रेंड्स को ग्रामेरियन ने पकड़ा, उनकी टेंडेंसीज को ग्रामेरियन ने पकड़ा और उसे एक रूल के रूप में आपके सामने पेश कर दिया, एक नियम के तौर पे। कई बार होता है कि आप इसीलिए लैंग्वेज नहीं सीख पाते क्योंकि आप किसी रूल को आप 100% अप्लीकेबल मानते हैं, आप उसको ऐसा मानते हैं जैसे वो साइंस का रूल हो। वहां पर आप फंसने लगते हैं, जहां पर आपको लगता है कि बस यही होगा। तो देखिए, ये एक देयर इज अ फाइन बैलेंस बिटवीन लॉजिक एंड कन्वेंशन इन लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज को लर्न करने में लॉजिक और कन्वेंशन का एक फाइन बैलेंस है एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा। जहां तक लॉजिक लागू होता है वो आपको अप्लाई करना है, और कहीं कहीं पर ऐसी चीजें मिलेंगी जहां पर चीजें कन्वेंशनल हैं, तो कन्वेंशनल चीजों को हमें ज्यों का त्यों स्वीकार करना होगा, हमें उन्हें एक्सेप्ट करना होगा, हमें उन्हें याद रखना होगा कि भाई ये कन्वेंशनल चीजें हैं और इनको हमको ज्यों का त्यों ऐसे ही याद रखना है। जैसे सपोज इडियम्स एंड फ्रेजेस, अब आपको दे आर कन्वेंशनल, देयर आर सो मैनी इडियम्स, देयर आर सो मैनी इडियोमेटिक यूजेस। आपको लगेगा कि अरे भाई ये अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए लगा हुआ है, और जबकि मना किया जाता है कि भाई ए और एन का यूज आप सिर्फ काउंटेबल सिंगुलर नंबर नाउन से पहले यूज करें। लेकिन आप कहते हैं टेल अ लाई मेक अनवाइज, आप कहते हैं लाई से पहले ए लगाते हैं, नॉइज से पहले ए लगाते हैं। तो ये आउट ऑफ कन्वेंशन है। यहाँ पर आप अगर अड़ियलपन दिखाएंगे, खड़े हो जाएंगे कहीं पर ऐसी जगह, अब ये तो आप स्वीकार कर चुके हैं बिकॉज दीज आर वेरी वेरी पॉपुलर। लेकिन कहीं पर ऐसी जगह अगर आपको मिल जाती है और अगर आपने थोड़ा सा ऑब्स्टिनेट हो गए, या थोड़ा सा हम ऑब्स्टिनेट ना कहें,
थोड़ा सा आपने फ्लेक्सिबिलिटी अपनी कम कर दी, अगर रिजिडिटी आ गई आपके अंदर, तो हो सकता है आप लर्न ना कर पाए। तो हमको एक अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी भी बना के चलनी होती है लैंग्वेज को लर्न करने में। तब आप बहुत अच्छी तरह से लीप्स एंड बाउंड्स आप लर्न करेंगे, आगे बढ़े। और इसका सबसे अच्छा तरीका लैंग्वेज को लर्न करने का ये भी होता है कि वी नीड टू एक्सपोज आवरसेल्फ। आज मैं जरूर ये बातें आपसे करूंगा क्योंकि पहला दिन है और मेरा अपना खुद का जो अनुभव है लैंग्वेज को सीखने का, मैं वो जरूर शेयर करूंगा आपसे। कई बार क्या होता है कि हम केवल ग्रामेटिकल रूल्स पर अपने आप को आधारित कर देते हैं लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आपको किसी चीज की थ्योरी समझा दी जाए और उसका प्रैक्टिकल एक भी ना कराया गया। अगर आपने, जैसे मान लीजिए कि मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं कि एक मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक। एक मोटर मैकेनिक है जो जिंदगी भर से शुरू से ही जो है वो गैराज में झाड़ू लगाने से उसकी शुरुआत हुई थी और वो आखिरी तक आते आते एक बेहतरीन मैकेनिक बन जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उसमें भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो थ्योरी उससे बिल्कुल अपरिचित है। एक होता है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आया, बीटेक करके आया है, वो जब स्टार्ट करता है तो अगर वो बीटेक करने वाला लड़का अगर वो चालू करता है मैकेनिक का काम, तो उसका काम बहुत ही रिफाइंड होता है और बहुत आगे बढ़ता चला जाता है। वजह ये है क्योंकि उसको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का नॉलेज। लेकिन यहीं पे दूसरा एग्जांपल ले लीजिए कि अगर किसी ने बीटेक सिर्फ कर रखा हो, एक दिन उसने कोई इंजन ओपन ना किया हो, खोला ना हो, तो क्या अचानक जरूरत पड़ जाने पे अपनी वो कार भी ठीक नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको कोई एक्सपोजर नहीं मिला है, सिर्फ वो थ्योरी का मास्टर, उसको प्रैक्टिकली कोई एक्सपोजर नहीं। तो आपके साथ भी कई बार ऐसा ही होता है कि आप ग्रामर के रूल्स पर बहुत ज्यादा आधारित रहते हैं और फिर सोचते हैं आपको इंग्लिश आ जाए, बिल्कुल नहीं आएगी। वो दे आर बंडल्स ऑफ रूल्स विच आर क्वाइट यूजलेस फॉर यू इफ यू डोंट एक्सपोज योर सेल्फ टू द लैंग्वेज, टू एनी लैंग्वेज विच यू विश टू लर्न। अब अपने आप को एक्सपोजर आप नहीं देंगे तो बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे, और अगर आप एक्सपोजर देंगे, बोलने वालों के बीच में रखेंगे, बोलना सीख जाएंगे। अगर आप लगातार अखबार पढ़ेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे और इंग्लिश मीडियम की ही बुक्स पढ़ेंगे, जो भी आप पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी आप करते हो, चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, जीएस पढ़ें, कॉमर्स पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो धीरे धीरे आप जो है इंग्लिश आप सीख जाएंगे। और इंग्लिश सीखने का मतलब मैं आपको पहले ही बता देता हूं, इंग्लिश सीखने का मतलब है टू डेवलप कंप्रिहेंशन स्किल एंड राइटिंग स्किल एंड लेटर टू डेवलप स्पीकिंग स्किल। इफ यू आर slated to write something, you should be capable to write correctly, you should be capable to write precisely, you should be able to write relevantly। कई बार हमको लिखने की जरूरत होती है तो हम लिख तो देते हैं लेकिन वो ऐसे इररिलीवेंट वर्ड्स का यूज कर देते हैं, इररिलीवेंट स्ट्रक्चर्स का यूज कर देते हैं, इनकरेक्टली लिखते हैं। हम कहना कुछ चाहते हैं, लिखते कुछ है, समझता कोई कुछ है। कई बार आप ऐसा कंप्रिहेंशन में भी होता है, आपके सामने कुछ होता है तो आथर ने लिखा कुछ होता है, आप समझ कुछ और रहे होते हैं, और आथर और आपके बीच का ये जो गैप है ये कभी नहीं फिल हो पाता। फिर आपको टेस्ट किया जाता है कि भाई हाँ आपने समझ लिया हो तो ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनका आप जवाब दीजिए, बट यू आर नॉट एबल टू गिव प्रॉपर आंसर। व्हाई? बिकॉज यू हैव नॉट अंडरस्टूड द पैसेज प्रॉपरली, you are not capable to understand the structure, you are not capable to decipher the use of tenses, use of other forms of grammar। तो वो आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप कैसे समझ पाएंगे भाई क्या अथर ने कहा है। ऐसी ऐसी टेक्निकल चीजें भी आपको लैंग्वेज में मिलती हैं कि जो अगर वो आपने स्लिप हो गए, आप नहीं समझ पाए तो फिर आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इंग्लिश उसी को कहा जाएगा कि आती है जो किसी भी तरह की लिखी हुई इंग्लिश को, चाहे वो अखबार वाली इंग्लिश हो, चाहे वो एडिटोरियल वाली इंग्लिश हो, चाहे वो आर्टिकल वाली इंग्लिश हो, चाहे वो किसी सब्जेक्ट वाली इंग्लिश हो, जो इसे पढ़ करके समझ सकता है कहा जाएगा उसे इंग्लिश आती है। जरूरत पड़ने पर जो लिख सकता है, सही लिख सकता है, उसे कहा जाएगा उसे इंग्लिश आती है।
जरूरत पड़ने पर वो कुछ बोल सकता है। बोलने का मामला ये है कि अगर आप नेटिव स्पीकर नहीं हैं तो आपको ये हैबिट क्रिएट करनी पड़ती है, और हैबिट एक ओवर द टाइम क्रिएट होती है। 2 साल 4 साल लग सकते हैं आपको। हो सकता है आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो सकता है आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, फिर भी आप बोल ना पाए, क्योंकि इसमें जो है आपके कई चीजों का यूज होता है। आपकी टंग का यूज होता है, आपकी रिकॉलिंग कैपेसिटी का यूज होता है। हो सकता है आप उतना क्विक तरीके से रिकॉल ना कर पाए सेंटेंसेस को। हो सकता है कि आपकी टंग है, जिसकी आदत है हिंदी बोलने की, वो आपका साथ न दे, आपके मन में सेंटेंस हो लेकिन आप बोल ना पाए। तो देयर आर सो मेनी ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ स्पीकिंग। तो वो आ जाएगी, लेकिन आपको धीरे धीरे वो भी आ जाएगी। लेकिन अगर आपकी कंप्रीहेंशन स्किल और राइटिंग स्किल अच्छी है तो आप समझिए कि आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जैसे कि वनडे एग्जामिनेशन में सिर्फ कंप्रीहेंशन स्किल आपकी टेस्ट होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है, सिर्फ कंप्रीहेंशन स्किल टेस्ट होती है। और बड़े एग्जामिनेशन हैं जैसे सिविल सर्विसेज का है, या बहुत सारे और एग्जाम है जिन्हें मैं जानता हूं, वहां पर आपकी राइटिंग स्किल टेस्ट की जाती है। जैसे मैं असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम मैंने खुद कई बार क्वालिफाई किया, तो वहां पर अब पूरा आपको डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना होता है। कंप्रीहेंशन में भी आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर देने होते हैं, प्रेसिस राइटिंग करनी होती है। तो वहां आपकी राइटिंग स्किल की नीड होती है। आप में से बहुत सारे इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, आपको भी राइटिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन आप जब ग्रामेटिकल निटी ग्रिटी को समझ जाएंगे तब आपको इस बात का एहसास होगा कि कितना उल्टा सीधा लिखते हैं आप। आपको पता नहीं होता है कि हम कौन से टाइम जोन में बात कर रहे हैं और कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं। आपको पता नहीं होता है कि मन में हमारे अभिव्यक्ति क्या है और हम उसमें मॉडल्स कौन से यूज कर रहे हैं। कहां पर इन्फिनिटिव जीरंड पार्टिसिपल यूज होना चाहिए सुटेबली, आपको नहीं मालूम। तो नहीं मालूम तो आपको जितना मालूम है, जैसा मालूम है उल्टा सीधा आप वैसा लिख के चले आते हैं। तो जब आप ऐसा लिख करके आएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके मन में तो सब कुछ अच्छा अच्छा था, लेकिन आप जो लिख करके आए हैं वो ऐसा आप लिख करके आए हैं कि आपकी वो बात आपके शब्दों और आपके सेंटेंसेस से व्यक्त नहीं हो रही है। कहना कुछ चाहते थे, लिख करके कुछ आए, तो समझने वाला भी वही समझेगा और उसी तरह से मार्किंग करेगा। तो ये देखिए बहुत सारी चीजें हैं, और लैंग्वेज आपकी पर्सनालिटी को बहुत डेवलप करती है, बहुत ज्यादा डेवलप करती है। आप अपनी बात को सही तरीके से कह सकते हैं, आपकी ओरेटरी कैपेसिटी बहुत अच्छी बढ़ जाती है, आप बहुत अच्छे से चीजों को सिस्टमेटिक हो जाते हैं आप। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दुनिया की अच्छी से अच्छी किताबें जो इंग्लिश में लिखी गई हैं या उस पर्टिकुलर भाषा में जिसे आप सीख रहे हैं लिखी गई हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं और आप इनसे अपना इंटेलेक्चुअल ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। और सारी की सारी कहानी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की है। जितना आप इंटेलेक्चुअल ग्रोथ आप करेंगे उतना ज्यादा आप करियर में आगे बढ़ेंगे। आप स्टीरियोटाइप होकर के बहुत ही लिमिटेड अचीवमेंट हासिल कर पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप लोअर लेवल की पोस्ट तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन जिस दिन आप अपना इंटेलेक्चुअल ग्रोथ शुरू कर देंगे बाय वे ऑफ वाइड स्टडी, आप यकीन जानिए आप एक बेहतरीन सिविल सर्विसेज का मैटर बन सकते हैं, आप पीसीएस ऑफिसर बन सकते हैं। यू कैन बिकम एनीथिंग व्हाट यू विश, बट यू हैव टू एंश्योर योर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। तो मैं इतनी बात के साथ मैं आगे का अपना शुरू करता हूँ। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना एटीट्यूड बहुत ही अच्छा रखेंगे स्टडी के दौरान, क्योंकि जो भी हम अध्ययन करें उसको एक गंभीरता से अध्ययन करें, अच्छी तरह से अध्ययन करें, इंटरेस्ट लेकर अध्ययन करें, तो आप आधा घंटे में ही बहुत सारा आप मैटर कवर कर लेंगे। लेकिन जैसे ही आपके मन में कोई विकार आ जाता है किसी भी तरह का, आपके अंदर एक तो फैलेसी पैदा हो जाती है, तो फिर वो आपको रोकती है। आप बैठे रहते हैं, दिमाग कहीं और होता है। तो आप 40 मिनट बैठे बैठे रहेंगे, 50 मिनट बैठे रहेंगे, 1 घंटे बैठे रहेंगे, लेकिन आप पढ़ पाते हैं केवल 5 मिनट के बराबर, 10 मिनट के बराबर, क्योंकि बीच बीच में जो आपका दिमाग है वो कहीं यहाँ भाग जाता है, कहीं वहां भाग जाता है, आपको बहकाता है। तो इसलिए आप इन चीजों से बचें। जितनी देर पढ़ें, सॉलिड पढ़ें, सिस्टमेटिक पढ़ें, अच्छा पढ़ें। आपका यही 2-2.5 महीने का समय बहुत बड़ा लगने लगेगा। बी सिस्टमेटिक। अगर आपके पास प्लान नहीं है तो प्लान बना लीजिए। जितने सब्जेक्ट आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं उन सबका एक प्लान बना लीजिए प्रॉपर, और उसको आप
अलॉट कर दीजिए कि मुझे इतने दिनों के अंदर इसको खत्म करना है, इतने दिनों में ये पढ़ना है, इतने दिनों में ये पढ़ना है। आपके पास जितना टाइम है उसके मुताबिक प्लान कर लीजिए एंड ट्राई टू एडियर टू इट। आप जो प्लान बनाए उस पर चलने की भी पूरी कोशिश करें। सबके सामने बाधाएं आती हैं, किसी के सामने किसी तरह की समस्या होगी, किसी के सामने किसी तरह की समस्या होगी, लेकिन जो इन समस्याओं के साथ इन प्लान को कैरी आउट कर देता है वही विजेता होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो समस्याओं से रहित हो। Everybody is facing one problem or the other. Someone is facing health problem, someone is facing family problem, someone is facing financial problem. Everyone is facing one problem or the other. Nobody is divide our problem. We have to do everything in these situations, living in these, remaining in these situations. इन्हीं सिचुएशंस में रहते हुए हमको अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो इसलिए जो है आप पूरा एक फर्म डिटर्मिनेशन कर लीजिए कि ये आपको एग्जाम जो भी आने वाले हैं आपको इन्हें अच्छी तरह से पास करना है। तो अब मैं अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ। तो देखिए ग्रामर क्या होती है, इसकी कैसे आप शुरुआत करेंगे इसके बारे में मैं बता दूं। हर सब्जेक्ट के लिए लर्निंग का एक यूनिट होता है। जैसे मैं बायो का एक स्टूडेंट रहा हूँ, तो जब मैंने बायो भी मैंने काफी दिन पढ़ाया है, तो जब मैं बायो पढ़ाता था तो या पढ़ता भी था तो बताया टीचर्स ने कि भाई इसमें जो सेल होता है ना कोशिका, वो यूनिट है, इकाई है। अगर आप इसका अध्ययन प्रॉपर मैनर में कर लें तो आप सारी चीजें जो है आप समझते चले जाएंगे। तो वैसे ही मैं बता दूं जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में जो यूनिट ऑफ लर्निंग है जिसको आपको पकड़ के चलना है वो इकाई है सेंटेंस। क्या है? सेंटेंस। तो सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ लर्निंग इन लैंग्वेज। हर चीज ये सेंटेंस की बिगिर, ये नजर आ रहा है जो मैं लिख रहा हूं? मतलब अगर ये कुछ डिम नजर आ रहा हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, तो मैं थोड़ा और दूसरा या तो मार्कर यूज कर लूंगा या इंक बढ़ा लूंगा। हालांकि ये न्यू है इसलिए थोड़ा सा। तो मैं अच्छा मैं देखता हूँ एक और मार्कर है, शायद वो डार्क हो जाए थोड़ा। आ, आप अपनी बात कहने के बाद अपना माइक ऑफ कर लें तो अच्छा रहेगा, है ना? माइक आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, जिसका भी माइक ऑन हो आप ऑफ कर लीजिए। आप अपनी बात कहिए और अपने आप को साइलेंट कर लीजिए, राइट? तो देखिए मैंने बताया कि लैंग्वेज में सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ स्टडी। हर चीज सेंटेंस के इर्द गिर्द घूमती है। और सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस हमारे द्वारा बोली गई हर बात को कहती है। सबसे पहले लैंग्वेज आपकी स्पोकन फॉर्म में ही आपके सामने है। शुरू से ही इंसान को लिखना और पढ़ना नहीं आता था, ना तो ये डेवलप हुए। जब अल्फाबेट आपका डेवलप हुआ, इवोल्यूट हुआ, उसके बाद लिखना और पढ़ना शुरू। लेकिन लैंग्वेज इससे भी पहले थी, मच बिफोर इट। तो जब इंसान ने बोलना शुरू किया तभी लैंग्वेज आ गई। तो बोलते वक्त हम कैसे बोलते हैं? जब हम छोटे होते हैं तो हम छोटी छोटी बातें बोलते हैं, एक बार में हम एक बात बताते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम एक बार में कई कई बातें बोलना शुरू कर देते हैं। तो जरा समझिएगा इस बात को। जब हम बिल्कुल छोटे होते हैं, आप भी अभी अगर आपने लैंग्वेज को सीखना शुरू किया है तो आप भी बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह से। तो जब कोई छोटा बच्चा होता है तो अपने सराउंडिंग से वो कैप्चर करता है, लैंग्वेज सीखता है, और वो सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करता है, सेंटेंसेस का इस्तेमाल नहीं करता है। उसकी जो जरूरत होती है, कोई एक शब्द बोल देगा और उसके जो पेरेंट्स हैं उसी एक शब्द से उसे समझ लेते हैं क्या चाहता है। धीरे धीरे फिर वो एक से ज्यादा शब्द बोलने लगता है। फिर एक दिन आती है बारी जब वो पूरा एक सेंटेंस कंप्लीट करके बोलता है। इट्स अ मैटर ऑफ सेलिब्रेशन इन हाउस होल्ड। लोग बड़ा खुश होते हैं सुन करके कि आज मेरे बच्चे ने ये कहा। तो देखिए वो जब पूरी एक बात बोलता है, एक कंप्लीट सेंटेंस बोलता है, तो ये
बड़ा मैटर ऑफ जॉय होता है। तो आप शुरुआत में एक बात बोलते हैं, फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो एक सांस में एक से ज्यादा बातें करने लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई एक बात करता है तो उसका मतलब क्या है, और जब एक से ज्यादा बातें एक ही सांस में करता है तो उसका मतलब क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई बात करते हैं तो बात करने में आप जाने अनजाने हमेशा दो चीजें आप बात करते हैं, दो चीजें करते हैं। आप अपने आसपास की किसी भी वस्तु का नाम लेते हैं और फिर उसका क्रियाकलाप बताते हैं या तो उसकी अवस्था बताते हैं। ये मेरा सेंटेंस याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूं। जब भी आप कोई बात बोलते हैं, चाहे लिखने में लिख करके आप एक्सप्रेस करें या बोल करके एक्सप्रेस करें, आप हमेशा यही करते हैं कि अपने आसपास की किसी भी वस्तु का नाम लेते हैं और फिर दूसरे हिस्से में उस वस्तु का क्रियाकलाप बताते हैं और या तो उसकी अवस्था बताते हैं। तो इस तरह से हर सेंटेंस हमेशा दो हिस्से रखेगा, एक वो वस्तु आपके आसपास की और दूसरी चीज, दूसरी तरफ उसका क्रियाकलाप या उसकी अवस्था। ये आपका सार्वभौमिक है, ये कभी चेंज नहीं होगा। ये ग्रामर का या इंग्लिश ग्रामर का बेस है, सब कुछ इसी पे आधारित रहेगा। तो हमेशा जब भी आप बात करते हैं ध्यान दीजिएगा, ये दो चीजें होती हैं। आप अपने आसपास की किसी वस्तु का नाम लेते हैं और दूसरे हिस्से में या तो उसका कोई क्रियाकलाप बताते हैं या तो उसकी अवस्था बताते हैं। आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें, उनको आप कई तरीके से देखते हैं। कुछ चीजें होती हैं जो जीवित हैं, कुछ चीजें हैं जो निर्जीव हैं, कुछ चीजें हैं जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं, संख्या बोधक हैं, कुछ चीजें हैं जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हैं, मात्रा बोधक हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको भौतिक रूप रखती हैं और नजर आती हैं, भौतिक रूप रखती हैं और आपको नजर आती हैं। लेकिन आपके आसपास ऐसी बहुत चीजें हैं जिनका कोई भौतिक रूप नहीं है, आपको नजर नहीं आती, लेकिन उनके बारे में आप बात करते हैं। इस बात पे जो तीनों बातें मैंने जो बताई हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको, इनका मतलब है, इनका ग्रामर से लेना देना। आपके आसपास तीन तरह की चीजें मैंने बताई, सजीव और निर्जीव, एक डिवीजन, दूसरा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, दूसरा डिवीजन यानी जिनको गिन सकते हैं, जिन्हें नहीं गिन सकते हैं, यानी संख्या बोधक या मात्रा बोधक। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कह सकता हूं कि जैसे ये मेरा मार्कर है, पेन है, ये संख्या बोधक है, और इसके अलावा अगर मैं पानी ले लूं तो वो मात्रा बोधक, किताब संख्या बोधक है, पेंसिल संख्या बोधक है। देयर आर सो मैनी थिंग्स जो कि आपकी काउंटेबल हैं, जिन्हें आप गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 जैसी गिनती का अप्लाई कर सकते हैं उसमें। और बहुत सारी चीजें हैं जो मात्रा बोधक है, जिनको आप गिन नहीं सकते हैं। तो ये दो तरह की चीजें हो गई। और तीसरी जो मैंने चीज बताई वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कुछ चीजों का भौतिक स्वरूप है जो आपके आसपास है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका भौतिक स्वरूप नहीं है लेकिन आप उनके बारे में भी बात करते हैं। भौतिक स्वरूप किसका नहीं है? आपके आसपास बहुत सारे संसार हैं, एक संसार नहीं है। भौतिक संसार तो सिर्फ एक है, जिसमें आप निगाह डालेंगे आसपास तो पेड़ पौधे नजर आएंगे, सड़क नजर आएगी, इमारत नजर आएगा, दोस्त नजर आएगा, मम्मी पापा नजर आएंगे, सारे रिश्तेदार नजर आएंगे, पंछी और जानवर नजर आएंगे। ये भौतिक संसार है। लेकिन आपके आसपास एक धर्म का संसार भी, जाने कितनी चीजें हैं उस धर्म के संसार में जिनकी आप बात करते हैं लेकिन वो नजर नहीं आती हैं। आपके आसपास विज्ञान का संसार है, रसायन विज्ञान का संसार है, भौतिक विज्ञान का संसार है, जीव विज्ञान का संसार है। उनमें बहुत सारी चीजों की आप बात करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन वो नजर नहीं आती। आप बल के बारे में बात करते हैं, क्या बल नजर आता है? नहीं नजर आता है। आप बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जो नजर नहीं आती है। सामाजिक संसार है, बहुत सारी चीजें हैं सामाजिक संसार में जो आपको नजर नहीं आती लेकिन आप उनकी बात करते हैं। राजनीतिक संसार है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। मनोवैज्ञानिक संसार है, देयर आर सो मैनी वर्ल्ड, यू आर सराउंडेड बाय सो मैनी वर्ल्ड।
and all the words contain so many things which you can't see, but still you talk about them, you discuss about them, you talk about them, you speak about them. आप उनके बारे में कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं, लेकिन आपको नजर नहीं आती। तो ये भी एक डिवीजन है वस्तुओं का। तो चाहे वस्तु आपकी काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, चाहे वस्तु आपकी लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, चाहे वस्तु आपकी मटेरियल फॉर्म रखती हो या अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में हो, सारी चीजें आपका एक नाम रखती हैं, एक नाम से जानी जाती हैं, और उस नाम को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन। तो हमेशा जब आप सेंटेंस का यूज करेंगे तो आप किसी ना किसी नाउन को मेंशन करेंगे सबसे पहले। नाउन इज द किंग ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन के बारे में आप बात करेंगे। आप अपने आसपास जितनी भी चीजें हैं उनको जिस नाम से जानते हैं, उस नाम को नाउन कहते हैं। उस शब्द को जो किसी को भी नाम दे वो नाउन है। इसीलिए नाउन को नेमिंग वर्ड बोला जाता है। क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड, नाम देने वाले शब्द। कोई नई चीज अगर आज आ जाए और उसको भी हम जिस नाम से जानने लगेंगे वो भी नाउन हो जाएगी, वो शब्द भी नाउन हो जाएगा। और यही असल में पूरी दुनिया में करोड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। क्यों बोली जाती हैं? क्योंकि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों की उत्पत्ति हुई, लोग वहीं पर रहे, लेकिन संचार माध्यम और यातायात के माध्यम न होने के कारण लोग वहीं का वहीं सीमित रह गए, और जहां पर थे सारी चीजें वहां भी थी। आप आम जामुन जितने भी फल हैं, अमरूद, सारे फल आपके यहाँ भी हैं, वहां भी थे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए इंडिया के अंदर ही एक कंटिन्यूड लैंड मास में ही कितनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जिस फल को जिस नाम से आप पुकार रहे थे, दूसरे को ये नहीं पता था कि आप इस नाम से पुकार रहे हैं। उसने नेचुरली स्पॉन्टेनियसली किसी और नाम से उसको पुकारना शुरू कर दिया, तो वहां की भाषा बन गई, ये यहाँ की भाषा हो गई। तो दुनिया की तमाम भाषाओं में एक ही वस्तु को अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन किसी भी वस्तु को हम इंग्लिश में जिस भाषा से जिस नाम से जानते हैं वो हमारी इंग्लिश की नाउन हो गई। अदरवाइज नाउन हर भाषा में होगी। संज्ञा जिसे आप कहते हैं। तो बहरहाल किसी भी सेंटेंस में आप अपने आसपास की किसी नाउन का नाम लेते हैं, फिर या तो उसका क्रियाकलाप बताते हैं या तो उसकी अवस्था बताते हैं। तो दूसरी तरफ या तो उसका आप एक्शन डिनोट करेंगे और या तो उसकी आप स्टेट डिनोट करेंगे, स्टेट या पोजीशन। तो सेंटेंस के जिस पार्ट में आप किसी नाउन को मेंशन करते हैं, उस वस्तु को मेंशन करते हैं जिसका क्रियाकलाप या जिसकी अवस्था बताई जानी है, इसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और जिस पार्ट में आप इस सब्जेक्ट का एक्शन या स्टेट डिनोट करते हैं, इसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब आप इस पे जरूर आप गौर करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्शन और स्टेट क्या होती है। जैसे मैं आपको बात करूं, मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाना मेरा एक्शन है, तो मैं ये कह सकता हूं कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। अब ये सेंटेंस जो मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, ये मैं अपना एक्शन बता रहा हूं। लेकिन अगर मैं कह दूं कि मैं एक अध्यापक हूं, आई एम अ टीचर, तो ये मैं अब अपनी अवस्था बता रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात का डिवीजन कि प्रेडिकेट दो तरह के होते हैं, एक्शन रिलेटेड प्रेडिकेट और स्टेट रिलेटेड प्रेडिकेट। क्रियाकलाप बताने वाले प्रेडिकेट और अवस्था बताने वाले प्रेडिकेट। इस बात पर जरूर आप गौर करिएगा, इससे स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं। आप किसी भी चीज की क्रियाकलाप बताने के लिए कोई एक्शन वर्ड यूज करेंगे जिसे आप वर्ब कहते हैं, और अवस्था बताने के लिए आप जरूर किसी ना किसी नाउन या एडजेक्टिव का सहारा लेंगे। तो ये दोनों बातें मैं दो चार सेंटेंसेस के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूंगा। जैसे सुबह से लेकर के शाम तक आप जाने कितने काम करते हैं। आप सुबह उठते हैं, फिर आप फ्रेश होते हैं, फिर आप ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आप ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं, कभी अध्ययन कर रहे होते हैं, कभी सो रहे होते हैं, कभी हंस रहे होते हैं, कभी रो रहे होते हैं, कभी जा रहे होते हैं, कभी आ रहे होते हैं।
तो ये सारे के सारे आपके एक्शन, उठना, बैठना, आना, जाना, सोना, धोना, हंसना, बोलना, मिलना, देखना, ये सारे, सोचना, समझना, ये सारे के सारे एक्शन। जैसे प्रेजेंटली एक ही समय पे आप बहुत सारे एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। आप देख भी रहे हैं मुझे, आप सुन भी रहे हैं मुझे, आप समझ भी रहे हैं, कभी आप खुजली कर रहे हैं, कभी किताब का पन्ना पलट रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपके एक्शन है। सुबह से शाम तक, पैदा होने से लेके मरने तक, ऐसा एक सेकंड नहीं होता है जिस वक्त कोई एक्शन न परफॉर्म कर रहे हैं। वी आर इन्वॉल्व इन वन एक्शन आर द अदर। और इन्हीं एक्शन को जो नाम दिया गया है, वो सारे के सारे एक्शन, एक्शन नेम, एक्शन को जो नाम दिया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब। तो एक्शन को जो नाम दिया जाता है उसी को वर्ब कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, इधर नाउन और इधर वर्ब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन बातों को मैं बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा आपको। सब्जेक्ट साइड में नाउन और प्रेडिकेट साइड में वर्ब, यही तो मेन एक्टर हैं हर सेंटेंस के। यही दो ही चीजें मेन एक्टर हैं, बाकी सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच असिस्टेंट रोल में। मैं अभी पार्ट ऑफ स्पीच की डिटेल भी बताऊंगा, लेकिन अभी आप एक्शन और स्टेट को समझ लीजिए। तो मैंने आपको बताया कि आप पैदा होने से लेकर के मरने तक हर हर समय, एवरी सेकेंड यू आर इन्वॉल्व इन वन एक्शन आर द अदर। इवन पैदा होना एक एक्शन है और मरना भी एक एक्शन। डाई एंड बी बॉर्न, ये भी तो आपका एक्शन है। इसके बाद आप सोच लीजिए, बीच में जितना जो कुछ भी है, हर समय आप कोई ना कोई एक्शन कर रहे होते हैं। और एट अ टाइम आप 5-5, 10-10 एक्शन कई बार आप कर रहे होते हैं। आप सोच के देखिए। इसी तरह से हर वक्त आप एक अवस्था होल्ड करते हैं, एक स्टेट होल्ड करते हैं। कैसे? अवस्था क्या होती है? अवस्था ये है कि जैसे मैं एक अध्यापक हूं, अभी मैं अपने बच्चों के सामने चला जाऊंगा तो फादर हो जाऊंगा, अभी मैं अपने माँ बाप के सामने चला जाऊंगा तो उनका सन हो जाऊंगा। आपके लिए मैं टीचर हूं, आप इस वक्त मेरे लिए स्टूडेंट हैं, लेकिन आप खुद अपने स्टूडेंट के सामने जाएंगे तो आप टीचर हो जाएंगे। कभी मैं पैसेंजर हूं, कभी मैं राइडर हूं। तो ये कभी मैं मैन हूं, कभी आप वुमेन है, कभी कोई बॉय है। तो देखिए, अवस्थाएं भी बदला करती हैं। जैसे कुछ आपकी लॉन्ग पीरियड वाली अवस्थाएं होती हैं। आप पैदा हुए थे तो आपको लोग इन्फेंट कहते थे। थोड़ा सा बड़े हुए तो आपको लोग चाइल्ड कहने लगे। थोड़ा और बड़े हुए तो बॉय या गर्ल कहने लगे। फिर आप कभी यंग मैन, यंग वुमेन हो गए, और फिर एक दिन आप ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन हो जाएंगे। ये सब अवस्थाएं हैं जो हर पल बदलती हैं। कुछ छोटे समय वाली अवस्थाएं होती हैं, जैसे मैं अभी टीचर हूं और थोड़ी देर बाद फादर हो सकता हूं, थोड़ी देर बाद सन हो सकता हूं, थोड़ी देर बाद पैसेंजर हो सकता हूं। ये टेम्पोररी स्टेट्स हैं। लेकिन कुछ परमानेंट स्टेट होती हैं, जैसे कि मेरा इंसान होना, ये मेरी परमानेंट स्टेट है। आई एम अ ह्यूमन बीइंग, अब ये मेरी परमानेंट स्टेट है। आई एम अ मैन, इट्स माई परमानेंट स्टेट। तो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं। तो अवस्थाएं बताने के लिए आप नाउन का यूज करते हैं। नंबर 1, मैं अपने आप को टीचर कहूं, टीचर शब्द एक नाउन है। मैं अपने आप को फादर कहूं, फादर शब्द एक नाउन है। मैं अपने आप को सन कहूं, सन शब्द एक नाउन है। मैं अपने आप को ह्यूमन बीइंग कहूं, ह्यूमन शब्द एक नाउन है। तो ये देखिए, नाउन के माध्यम से अवस्था बताना एक चीज। दूसरी चीज, अवस्था बताने के लिए एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। मैं सुबह से लेकर शाम तक अपनी स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ हेल्थ को भी डिनोट कर सकता हूं। कभी मैं खुश हूं, कभी मैं दुखी हूं, कभी मैं फ्रेश हूं, कभी मैं थका हुआ हूं, कभी मैं बीमार हूं, कभी मैं स्वस्थ हूं, कभी मोटा हूं, कभी दुबला हूं। ये सब क्या है? ये भी तो अवस्थाएं हैं। मैं कह सकता हूं आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम हेल्दी, आई एम सिक, आई एम इल। ये भी तो मैं कह सकता हूं। आई एम फैट। तो ये जो है, देखिए, जो ये अवस्थाएं इस बार मैंने बताई है, ये अवस्थाएं किन शब्दों के माध्यम से डिनोट हो रही हैं? हेल्दी, सिक, इल, टायर्ड, फ्रेश, हैप्पी,
सैड, ये शब्द आपके क्या है, ये एडजेक्टिव है, इन्हें एडजेक्टिव बोला जाता है। तो पता ये चला कि अवस्था बताने के लिए हम मुख्यतया इन दो तरह के शब्दों का यूज करते हैं, एक नाउन और दूसरा एडजेक्टिव। तो जब भी कभी अवस्था से रिलेटेड प्रेडिकेट आएगा तो आप या तो नाउन का यूज करेंगे या तो आप एडजेक्टिव का यूज करेंगे। और कभी कभी अवस्था बताने के लिए हम एडवर्ब का भी सहारा लेते हैं, जैसे अपनी पोजीशन बताने के लिए, आई एम हियर, यू आर देयर, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द हिल। अब आप ये जब कहते हैं तो देखिए स्थान के माध्यम से अवस्था बताना, तो किसी भी वस्तु का, किसी भी सब्जेक्ट का स्थान बताकर आप पोजीशन बताते हैं, इसीलिए मैंने पोजीशन भी लिखा है। तो कई बार आप अवस्था बताने के लिए एडवर्ब का भी सहारा लेते हैं। तो ये नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इनके माध्यम से आप सब्जेक्ट की अवस्था बताते हैं। वर्ब के माध्यम से आप सब्जेक्ट का क्रियाकलाप बताते हैं। तो ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझनी है कि हमारे जो प्रेडिकेट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक्शन बताने वाले प्रेडिकेट और स्टेट या पोजीशन बताने वाले प्रेडिकेट। और जब भी कभी आप कोई ऐसा सेंटेंस यूज करते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक सब्जेक्ट है और दूसरी तरफ कोई एक एक्शन है या एक स्टेट है, तो ये सिर्फ एक बात कही जाएगी, ये सिर्फ एक बात कही जाएगी। छोटे बच्चे एक बार में सिर्फ यही करते हैं, या तो वो एक्शन बताएंगे या तो स्टेट बताएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तब आप क्या करते हैं, फिर आपका कॉम्बिनेशन क्या होने लगता है, आप करते हैं कि हो सकता है एक ही सब्जेक्ट हो लेकिन आप उसका एक एक्शन भी बता रहे हैं और एक स्टेट भी बता रहे हैं, एक्शन प्लस स्टेट या स्टेट प्लस एक्शन। जैसे मैं कह दूं कि आई एम अ टीचर एंड आई टीच इंग्लिश, अब एक बार में मैंने दो बातें कर दी, आई एम अ टीचर एंड टीच इंग्लिश, मैं अध्यापक हूं और अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब जरा देखिए, एंड लगाकर मैंने दो बातें की, एक तरफ अपने आप को अध्यापक कहा और दूसरी तरफ मैंने अपना एक्शन बता दिया कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो मैंने स्टेट प्लस एक्शन वाला कॉम्बिनेशन कर दिया। अब ये भी हो सकता है कि मैं एक्शन प्लस एक्शन कर दूं, दो एक्शन ही मैं बता दूं अपने। मैं कह सकता हूं कि भाई मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूं और फिर ये करता हूं और फिर वो करता हूं और फिर ये कर, कुछ भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है कि आप एक्शन प्लस एक्शन कर दें, हो सकता है आप स्टेट प्लस स्टेट कर दें। तो ये कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, लेकिन जैसे ही आप एक से ज्यादा बातें करेंगे तो वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जब भी किसी भी, अब मैं आपको बता दूं, आगे बढ़ाता हूं, 3 तरह के सेंटेंसेस इंग्लिश में मिलते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। जब भी किसी सेंटेंस में सिर्फ आप एक बात करते हैं, यानी उसका प्रेडिकेट सिर्फ या तो एक्शन रखता है या तो स्टेट रखता है, ऐसा सेंटेंस सिंपल कहलाता है। लेकिन जैसे ही किसी में प्रेडिकेट में एक से ज्यादा चीजें हो गई, एक्शन प्लस एक्शन हो गए या एक्शन प्लस स्टेट हो गए या स्टेट प्लस स्टेट हो गई, जैसे ही एक से ज्यादा आप प्रेडिकेट यूज करेंगे, सेंटेंस या तो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा या तो कंपाउंड कहलाएगा। यही बेसिक डिफरेंस है। व्हाट इज सिंपल, जब आप सिर्फ एक जोड़ा, एक पेयर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का रखेंगे वो सिंपल सेंटेंस। और जैसे ही एक से ज्यादा पेयर आ जाएंगे, यानी प्रेडिकेट जैसे ही एक से ज्यादा, एवरी एक्शन एवरी स्टेट मेक अ प्रेडिकेट। जैसे ही एक से ज्यादा एक्शन हो जाएंगे, एक से ज्यादा प्रेडिकेट हो जाएंगे, जैसे ही एक से ज्यादा स्टेट होंगे, एक से ज्यादा प्रेडिकेट हो जाएंगे। तो हर एक्शन और हर स्टेट एक प्रेडिकेट है। आप एक ही एक्शन और एक ही स्टेट रखेंगे तो एक प्रेडिकेट, और जैसे ही आप एक से ज्यादा एक्शन या स्टेट का कॉम्बिनेशन करें या एक्शन प्लस एक्शन करें या स्टेट प्लस स्टेट करें, जो भी करें, जैसे ये एक से ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा प्रेडिकेट हो गए और वो या तो कॉम्प्लेक्स हो गया या तो कंपाउंड हो गया। मुझे लगता है ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब मैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से थोड़ा धीरे से बाहर निकलता हूं, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारी पार्ट ऑफ स्पीच आपको अभी बतानी है। तो मैं सारी की सारी पार्ट ऑफ स्पीच आज आपको मैं समझा दूंगा कि वो क्या होती है, और इस वीडियो को बार बार आप देखिएगा भी, आप अच्छी तरह समझ जाएंगे और काम भी आज ही आपको मैं दूंगा करने के लिए।
तो देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हर सेंटेंस के दो पार्ट हो गए आपके हिसाब से, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इस तरह से हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा। और हम ये भी जान गए कि सब्जेक्ट के अंदर जो मुख्य शब्द है वो नाउन है, और प्रेडिकेट के अंदर जो मुख्य शब्द है वो वर्ब है। आपको ये बाद में पता चलेगा कि स्टेट रिलेटेड जो प्रेडिकेट होता है उसमें भी वर्ब की भूमिका है, तो आपको मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच, जितने भी 8 तरह के पार्ट ऑफ स्पीच हैं आपके, उनके लिए आपको एक अच्छा परसेप्शन मैं देने जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। तो ये जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, इसमें फिर से समझ लीजिए कि सब्जेक्ट हिस्सा वो हिस्सा सेंटेंस क्या कहलाता है जिसमें हम अपने आसपास की किसी वस्तु का नाम लेते हैं, और प्रेडिकेट वो हिस्सा कहलाता है जिसमें हम इस वस्तु की क्रियाकलाप या उसकी अवस्था बताते हैं, वो प्रेडिकेट है। अब बाकी लोगों का क्या काम है, तो जरा ध्यान से समझिए। अब मैं एक एनालॉजी देने जा रहा हूं। मैं एनालॉजी का बहुत ज्यादा यूज करता हूं ग्रामर में, और वो बड़ी आपके काम की रहे। दरअसल ये जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाली कहानी है, ये बिल्कुल जस्ट लाइक एक क्लासिकल इंडियन मैरिज की तरह से। अब आपको मैं दूसरी दुनिया में ले चल रहा हूं। जब भी देखिए शादी होती है तो कितनी तरह की शादी होती है। सबसे पहली बात कि शादी में दो किरदार ही अहम होते हैं। आप सब जानते हैं कि ये दो किरदार कौन है, पहला दूल्हा और दूसरी दुल्हन। इसके अलावा जितने भी किरदार हैं ये सब के सब असिस्टेंट रोल में। ये दो ही किरदार मुख्य हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी एक ना हो तो शादी नहीं। यही कहानी सेंटेंस में, एक नाउन और दूसरी वर्ब। ये नाउन जस्ट लाइक आपके लिए दूल्हे की तरह से है, और ये वर्ब जस्ट लाइक दुल्हन। ये ध्यान दीजिएगा जरा। अब आप आगे बढ़िए, बाकी जो असिस्टेंट रोल में लोग कैसे आते। एक देखिए शादी होती है जहां पर केवल दूल्हा और दुल्हन मिलकर के ही शादी कर ले, रजिस्ट्रार मैरिज। किसी को नहीं बुलाते, ना पूछते, ना बताते। आपके पास रेन एंड मार्टिन की बुक होना बहुत जरूरी है, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। और आप, अगर आपके पास ये किताब है तो मैं आपको तुरंत दिखाना शुरू कर दूंगा कि ये रजिस्ट्रार मैरिज क्या होती है। तो आप लोगों के पास अगर ये हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन ये बुक है तो आप इसमें बेटा ले जाओ अभी नहीं। तो ये अगर आपके पास बुक है तो इस बुक के बारे में मैं बता दूं, ये चीज में दिखाना है मुझे। तो इस बुक के आप कंटेंट में आइएगा। तो इस बुक के जब आप कंटेंट में आएंगे तो कंटेंट में एक जगह लिखा है बुक 1 और दूसरी तरफ लिखा है बुक 2 कंपोजिशन। और इस बुक 2 में पार्ट आपके 3 पार्ट हैं। पार्ट 1 एनालिसिस ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस है, और पार्ट 2 में करेक्ट यूजेस है, और पार्ट 3 में स्ट्रक्चर्स है। तो अब हमें बुक 2 के पार्ट 3 में जाना है, और इसमें है चैप्टर नंबर 30 वर्ब पैटर्न। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इस किताब का। तो जैसे ही आप चैप्टर नंबर 30 में जाएंगे, जो कि मेरी किताब में 267 पेज में है, तो वहां पर आपको चैप्टर नंबर 30 में मिलेगा पैटर्न नंबर 1। और इस पैटर्न नंबर 1 में देखिए, पैटर्न नंबर 1 में एक तरफ सब्जेक्ट लिखा है, एक तरफ वर्ब लिखा है। केवल दो ही चीजें, पूरा का पूरा सेंटेंस, इंग्लिश भाषा का सबसे छोटा सेंटेंस यूज किया गया पैटर्न नंबर 1 में, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ही, केवल दो ही चीजें ही सेंटेंस फॉर्म कर रही हैं। ये वही शादी है जो रजिस्ट्रार मैरिज में हो रही है, जहां पर सिर्फ दूल्हा और दुल्हन शामिल है, कोई और रिश्तेदार है ही नहीं। तो सबसे छोटे सेंटेंस इंग्लिश में कौन से होते हैं, जिसमें सिर्फ एक तरफ सब्जेक्ट और दूसरी तरफ उसकी वर्ब, एक तरफ नाउन और दूसरी तरफ वर्ब। तो ये नाउन और वर्ब आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। जैसे कि किसी फिल्म में हीरो और हीरोइन होते हैं, वही मुख्य किरदार होते हैं, बाकी सब असिस्टेंट रोल में होते हैं। ऐसे ही किसी सेंटेंस में नाउन और वर्ब ही मुख्य किरदार हैं, बाकी सब के सब असिस्टेंट रोल। अब चलिए हम बारात और घराती साइड और बाराती साइड को मेंटेन करते हैं। आप देखिए, अगर रजिस्ट्रार मैरिज नहीं होती है, अगर कोई एक जो क्लासिकल वे में अगर शादी होती है, परंपरागत तरीके से शादी होती है,
तो दूल्हे के साथ जितने लोग आते हैं उन सबको आप क्या बोलते हैं? बाराती। क्या बोलते हैं आप? बाराती। तो ये मैं एक चीज आपको बता दूं कि नाउन कभी कभी अकेले आएगा और कभी कभी इसके आसपास बहुत सारे लोग होंगे। ये जितने लोग इसके आसपास होते हैं उन सबको एट्रीब्यूट्स बोला जाता है ग्रामर की भाषा में। और उसमें हमने क्या बोला? बाराती। बाराती। तो ये सारे के सारे बाराती हैं और जिन्हें आप ग्रामर की भाषा में एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो जब भी दूल्हा अपने साथ बहुत सारे लोगों को, मम्मी पापा फूफा फूफी और चाचा चाची मामा मामी सब के सब आते हैं, सारे दोस्त आते हैं उसके साथ तो सारे के सारे बाराती हैं। कोई उसके आगे, कोई उसके पीछे, कोई यहाँ, कोई तो दाएं, कोई बाएं, सब आसपास उसके रहे। वो सारे के सारे आपके बाराती क्या कहलाएंगे? एट्रीब्यूट। अब ये कौन कौन हो सकते हैं वो बात हम बाद में करेंगे। मामा मामी, चाचा चाची, दादा दादी, कौन होगा, कहाँ रहेगा, दोस्त कहाँ रहेंगे, वो सारी बातें हम आपसे करेंगे। लेकिन इसी तरह से जब ये बारात लेकर के आएगा तो इधर भी पक्ष आपका हो जाता है और इधर वर्ब के भी आसपास बहुत सारी चीजें हो जाती है दुल्हन के आसपास। इसके आसपास जितनी चीजें होती हैं ये सारी की सारी एडवर्बियल होती है। एडवर्बियल। तो मैं आपको यहां पर, अब मैं एट्रीब्यूट्स का नाम ही ले लेता हूं। देखिए, जितने भी चीजें नाउन के आसपास होती हैं वो सब एडजेक्टिवल होती हैं और जितनी चीजें वर्ब के आसपास होती हैं वो सब एडवर्बियल होती हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से समझिएगा। नाउन के साथ जितने लोग लगे हैं वो सब एडजेक्टिवल है और वर्ब के साथ जितने लोग लगे हैं वो सब एडवर्बियल। यानी घरातियों को एडवर्ब और बारातियों को एडजेक्टिव। ये बात आपको ध्यान रखनी। तो ये अगर ना होता तो एडजेक्टिव का कोई काम ना होता। बिना दूल्हे के बाराती बाराती बेकार पीट पीट के भगा दिए जाएंगे और इधर भी बिना दुल्हन के जो है घरातियों का भी कोई काम नहीं। ऐसी फिल्में हमने देखी है जहां पता चला दुल्हन बीच शादी से निकल गई तो सब रिश्तेदार भी वापस। देखी है आपने कि नहीं? कुछ नई फिल्में अभी आई थी। तो ये जो है बिना वर्ब के एडवर्ब का कोई काम नहीं इंग्लिश में और बिना नाउन के एडजेक्टिव का कोई काम नहीं। ये बात याद रखिएगा। नाउन के लिए एडजेक्टिव असिस्टेंट का काम करते हैं और वर्ब के लिए एडवर्ब असिस्टेंट का काम करते हैं। तो ये चार पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउन और उसके एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। नाउन दूल्हे की भूमिका में है, एडजेक्टिव बाराती की भूमिका में है। नाउन नहीं, दूल्हा नहीं तो बाराती नहीं। वर्ब दुल्हन की भूमिका में है और एडवर्ब घराती की भूमिका में है। अगर वर्ब नहीं तो एडवर्ब नहीं, इसका कोई काम। अब कई ये कहानी आपको समझ आ गई होगी, लेकिन इसी में मैं बता दूं आगे आप इनको बारातियों को किन किन फॉर्म में देखते हैं ये बात भी बहुत अच्छी तरह समझिएगा। जो मैं आपको बताने वाला हूं सीधे आपके मतलब की है, आपके एग्जाम के। तीन तरह के बाराती आते हैं और तीन तरह के घराती भी आते हैं और कई बार आप बुलाते भी इसी तरह से। कई बार आप किसी सिंगल आदमी को अपनी बारात में आप दावत देते हैं, दोस्त को दावत दिया तो विद फैमिली नहीं लिखा आपने, उसी को अकेले बुला लिया। लेकिन रिश्तेदारों को जब आप बुलाते हैं तो विद फैमिली बुलाते हैं आप। तो देखिए तीन तरह से जो है रिश्तेदार आपके यहाँ आते हैं या दोस्त आते हैं। अकेला, आधी फैमिली और पूरी फैमिली। ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लीजिएगा, सीधे ग्रामर से जुड़ी हुई है। बाराती किस तरह से आएंगे या घराती किस तरह से आएंगे? अकेले, आधी फैमिली, पूरी फैमिली। अब अकेले तो अकेला है। आधी फैमिली का मतलब क्या है? आधी फैमिली का मतलब है बाप अपने बेटे को या बेटी को लेकर के आ गया, वाइफ को नहीं लाया। अब हस्बैंड वाइफ बच्चे सब आए तो ये पूरी फैमिली। और अगर वाइफ के बिना फैमिली आई, वाइफ का मतलब वर्ब, ध्यान रखिएगा यहां दुल्हन है बाकी जगह भी वाइफ का मतलब वर्ब। अगर बिना वाइफ के आया है परिवार तो आधा परिवार। और इनको आप तीन नामों से जानेंगे, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव अकेला बाराती,
एडजेक्टिव फ्रेज आधा परिवार वाला बाराती और एडजेक्टिव क्लास पूरा परिवार वाला बाराती, ये हमेशा नाउन के आसपास रहेंगे। अकेला आएगा नाउन के पहले रहेगा, और अगर आधा परिवार या पूरा परिवार आता है तो नाउन के बाद रहेगा। ध्यान दीजिएगा, अकेला दोस्त आया है तो आप उसको अपने साथ साथ पास पास रखेंगे, लेकिन अगर परिवार सहित है तो आप थोड़ा सा पीछे खिसका देंगे कि भैया पीछे आ। ध्यान दीजिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीन तरह के बाराती होंगे, अकेले बाराती, आधा परिवार बाराती, पूरा परिवार बाराती। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा नाउन के आसपास मिलेंगे। इसी तरह यहां पर भी तो यही होगा, अकेला घराती, आधा परिवार घराती, पूरा परिवार घराती। तो यहां पर भी वही कहानी, एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज। So these are the phenomena related with verb and these are the incidents related with noun. ये चीजें नाउन से जुड़ी हैं और ये चीजें वर्ब से जुड़ी हैं। ये मैं जो आपको बता रहा हूं सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ये आपके लेवल का है, ये बच्चों के लेवल का नहीं है जो आपको बताया जा रहा। इसे छोटा मोटा मत समझिएगा, सीधे आप जंप करने वाले हैं एडवांस लेवल। लेकिन इन बातों को बड़े ध्यान से समझिएगा। Adjective, adjective class, adjective phrase and adjective class, these are called attributes taken together. इन्हीं को आप attributes कहते हैं। सिर्फ इसमें डिटर्मिनर और जुड़ जाएगा, यही तो attributes हैं। यही सब के सब बाराती हैं, बल अलग अलग साइज में आए, अलग अलग स्ट्रक्चर में आए और अलग अलग नामों से जाने जा रहे हैं। और ये भी आपके एडवर्बियल हैं, सारे के सारे प्रेडिकेट में जितनी भी चीजें आपकी बढ़ती हैं उनको आप एक्सटेंशन या इनलार्जमेंट कहते हैं। आपको रेनन मार्टिन से समझाया और बताया जाएगा। तो ये देखिए, ये आपके एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लास, बहरहाल नाउन और एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, ये चार चीजों के बारे में आप समझ गए होंगे। नाउन की सबसे प्रमुख भूमिका है आपकी सब्जेक्ट का काम करना। वैसे नाउन सेंटेंस में 5 जगह आता है, वो आपको अलग हमारे प्लान में आप देखिएगा। नाउन एंड इट्स पोजीशन मैंने अलग से दे रखा है, वो अलग से समझाया जाएगा। जो आज का काम है वो आज किया जा रहा है। तो सबसे जो प्रमुख भूमिका है नाउन की वो आपको दिखाई जा रही है। सबसे प्रमुख भूमिका है नाउन की सेंटेंस में सब्जेक्ट की भूमिका, और वर्ब आपकी इधर दी हुई है। तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाला स्ट्रक्चर आपको समझ आया। अब हम आगे की बात करते हैं। कई बार क्या होता है कि नाउन अपने सारे एडजेक्टिव के साथ आया। अब दूसरी एनालॉजी आप समझिए। जैसे आप इतिहास पढ़ते हैं, जो बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज को वो अपने पूरी के पूरे किंगडम में मिलाने के लिए तरह तरह के दबाव बनाते थे। जब वो छोटी प्रिंसिपैलिटीज नहीं मानती थी तो कई बार हमला करते थे। जब वो हमला करते थे तो पहली बार जब आक्रमण होता था तो किंग खुद जाता था, अपनी सेना को लीड करता था, और एक बार उस प्रिंसिपैलिटी को जीत लेने के बाद, अपनी किंगडम का हिस्सा बना लेने के बाद, दोबारा कभी भी अगर छोटा मोटा विद्रोह हो या कोई भी काम होता तो वो अपने डिप्टी को भेजता था। डिप्टी को, ध्यान दीजिएगा, खुद नहीं जाता था। नाउन एक राजा की तरह, आप लोगों ने पढ़ा होगा, नाउन इज द किंग ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, इट बिहेव्स लाइक किंग। आप जब लिखना शुरू करेंगे, बोलना शुरू करेंगे, तो पहली बार नाउन आएगा और अपने सारे एट्रीब्यूट के साथ आएगा। सारे अपने आसपास पूरे काफिले को लेकर के आएगा। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज, डिटर्मिनर, जिनकी भी जरूरत है सबको लेकर के आएगा। लेकिन जब उसी नाउन के बारे में दोबारा बात करनी होगी तो फिर वो नहीं आता, फिर उसकी जगह उसका डिप्टी आता है, जिसे आप सर्वनाम कहते हैं, जिसे आप प्रो प्लस नाउन, ध्यान दीजिएगा जरा, एक शब्द है आपका पार्ट ऑफ स्पीच में, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के बारे में आप सोचिए जरा गौर से। प्रोनाउन का आप संधि विच्छेद करिए तो ये बनेगा प्रो प्लस नाउन। अब प्रो प्लस नाउन का मतलब क्या है? जो नाउन के लिए प्रो हो। आप प्रो और एंटी शब्द आप जानते होंगे, मतलब द वर्ड फंक्शनिंग ऑन बिहाफ ऑफ नाउन,
वो शब्द जो नाउन के बिहाफ पर काम करे दैट इज प्रोनाउन। तो जहां जहां पर नाउन नहीं जा सकता, जहां जहां पर नाउन को नहीं जाना है, वहां वहां पर वो अपनी डिप्टी को भेजता है और वही डिप्टी आपका प्रोनाउन। तो इंग्लिश भाषा में सर्टेन शब्दों को कोड वर्ड की तरह से यूज किया जाता है। दे आर कोड वर्ड, दे आर क्वाइट लिमिटेड। जैसे जितने भी पुरुष वर्ग की नाउन है, जितनी भी मैस्कुलिन जेंडर की नाउन है, और अगर वो सिंगुलर हो, आप उनके लिए कौन सा कोड वर्ड यूज करते हैं? ही, हिम, हिज। जितने भी आपके पूरे दुनिया भर में सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर के नाउन है, उन सबके लिए कौन से कोड वर्ड यूज करते हैं? शी। अपने लिए हर कोई आई, सामने वाले के लिए हर कोई यू कहता है। एक से ज्यादा ही हो जाए तो दे कह देते हैं, एक से ज्यादा सी हो जाए तो दे कह देते हैं। निर्जीव वस्तुओं को आप इट बोलते हैं, यहां रखी वस्तु को दिस, वहां रखी वस्तु को दैट बोलते हैं। तो ये सारे के सारे शब्द बहुत सारे हैं आपके, लेकिन लिमिटेड हैं। ये जितने भी कोड वर्ड हैं जो नाउन की जगह यूज होते हैं, हम नाउन को जब नहीं यूज करना चाहते हैं, हम नाउन को बार बार नहीं रिपीट करेंगे। नाउन अपने इतने सारे सिपा सालारों के साथ आता है, इतने बड़े काफिले के साथ आता है, हर सेंटेंस में लगाना संभव नहीं है। अगर लगाएंगे तो वो आपकी भाषा बहुत भद्दी हो जाएगी। इसलिए हम नाउन को बार बार रिपीट नहीं करते। नाउन एक बार हम मेंशन करते हैं और उसके बाद जहां जहां उसको लगाना होता है, उसकी जरूरत होती है, हम उसके बिहाफ पर यूज होने वाले शब्दों को यूज करते हैं और उन्हीं शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो व्हाट इज प्रोनाउन? रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। नाउन को हमें ना यूज करना पड़े, उसकी जगह पर हम सर्टेन कोड वर्ड यूज करते हैं। दीज कोड वर्ड्स आर प्रोनाउन। बेसिकली दे आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जहां जहां नाउन आ सकती है वहीं ही प्रोनाउन यूज होगा। जैसे नाउन सब्जेक्ट की जगह आ सकती है, नाउन ऑब्जेक्ट की जगह आ सकती है, नाउन कॉम्प्लीमेंट की जगह आ सकती है, नाउन किसी दूसरी नाउन के ऊपर पोजीशन डिनोट करती है। जहां जहां ये सब डिटेल में बताया जाएगा। जहां जहां नाउन आ सकती है वहां वहां पर अगर हमें नाउन नहीं लगाना, तो जिन शब्दों को हम यूज करेंगे दे आर प्रोनाउन। तो आप समझ गए होंगे प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव, और इन सबका कॉम्बिनेशन आपका अगर रिप्लेस होगा तो प्रोनाउन से। इधर आपने वर्ब और एडवर्ब को समझ लिया। तो ये 5 बहुत ही प्रमुख चीजें आपने समझ ली। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। अब ये एडवर्ब है क्या? अब मैं ग्रामर की भाषा में बात करता हूं दोनों चीजों पर। तो गराती बराती हो चुका। ये दरअसल नाउन आप जब भी यूज करते हैं, कहीं पर भी यूज करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि आपने जो नाम दिया है, जो आप नाम मेंशन कर रहे हैं, पढ़ने वाला, सुनने वाला हो सकता है उसको पढ़े और सुने, लेकिन फिर भी एग्जैक्टली वो ना समझे जो आप कहना चाहते हैं। मैंने कहा डॉग। अब सिर्फ अगर मैं डॉग कहता हूं तो डॉग, हो सकता है कि मैं ब्लैक डॉग के बारे में बात कर रहा हूं और आप व्हाइट डॉग समझ लें। कलर का डिफरेंस आ सकता है, साइज का डिफरेंस आ सकता है, शेप का डिफरेंस आ सकता है, क्वांटिटी का डिफरेंस आ सकता है, नंबर का डिफरेंस आ सकता है, क्वालिटी का डिफरेंस आ सकता है। अगर हम ना बताएं तो अगर लिखने वाला और पढ़ने वाला, अगर लिखने वाला अपनी नाउन का कलर ना बताए तो पढ़ने वाला हो सकता है गलत कलर समझ ले। अगर लिखने वाला किसी नाउन की क्वांटिटी ना बताए तो हो सकता है पढ़ने वाला गलत क्वांटिटी समझ ले। तो ये लिखने और पढ़ने वाले के बीच में जो गैप आता है वो इसीलिए आता है क्योंकि आपने जिन चीजों को सफिशिएंटली बताना चाहिए आपने नहीं बताया। कई बार जरूरत भी नहीं होती है। तो जब भी कभी नाउन के बारे में आप चाहते हैं कि कोई वही समझे जो आपके मन में है, तो आपको वो विशेष बातें बतानी होंगी जिससे कि आपकी अभिव्यक्ति पूरी हो जाए। तो कई बार नाउन को कंप्लीट तरीके से बताने के लिए हम उसकी विशेष बातें भी उसके साथ बताते हैं, हम उसका साइज भी बताते चलते हैं। हमने नाउन मेंशन किया उसके साइज के साथ। अब बिग सिटी कह दिया आपने, हमने नाउन मेंशन किया उसके कलर के साथ।
हमने नाउन मेंशन किया उसकी क्वांटिटी के साथ, उसकी क्वालिटी के साथ। तो जब भी आप नाउन की क्वांटिटी, क्वांटिटी, नंबर, क्वालिटी, साइज, शेप, कलर, ओरिजिन, पोजीशन, ये सारी चीजें, इनमें से कोई एक या इनमें से एक से ज्यादा जितनी जरूरत वाली चीजें हैं, जब नाउन के साथ आप बताते हुए चलते हैं, तो यही नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हिंदी में विशेषण और इंग्लिश में आप एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव का क्या काम है? जहां जहां पर नाउन आए उसकी विशेषता बताना। नाउन अगर उंगली है तो एडजेक्टिव अंगूठी है। नाउन अगर स्त्री है तो एडजेक्टिव उसके आभूषण है। ध्यान रखिएगा, नाउन नहीं तो एडजेक्टिव नहीं, उंगली नहीं तो अंगूठी का कोई काम नहीं, स्त्री नहीं तो गहने का कोई काम नहीं, व्यक्ति नहीं तो इन कपड़ों का कोई काम नहीं। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, नाउन और एडजेक्टिव का संबंध क्या है? एडजेक्टिव नाउन के बारे में कुछ भी बताए, यूं भी कह सकते हैं नाउन के बारे में कुछ भी बताने वाला एडजेक्टिव है। चाहे उसका शेप बताए, चाहे उसका साइज बताए, चाहे उसका कलर बताए, क्वांटिटी बताए, कुछ भी बताए, वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के नाम से जाना जाएगा। अब ये काम कई तरह से होता है। कई बार अकेला शब्द ये काम करेगा तो एडजेक्टिव कहलाएगा, कई बार शब्द समूह ये काम करेगा तो एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। अब शब्द समूह दो तरह के होते हैं, वर्ब रखने वाले शब्द समूह एडजेक्टिव क्लॉज, बीबी के साथ परिवार आया है, विद वाइफ एडजेक्टिव क्लॉज, और बिना वर्ब के शब्द समूह एडजेक्टिव फ्रेज। ये डिफरेंस आपको कई तरह से मैं बताऊंगा। तो एडजेक्टिव हो, मेन एडजेक्टिव है, संरचना बदल गई तो एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज, अदरवाइज तीनों का काम वही, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज, तीनों का काम है नाउन के बारे में कुछ बताना, नाउन की विशेषता बताना। उसी तरह से जब आप वर्ब यूज करते हैं तो वर्ब का मतलब क्या है? क्रियाकलाप। जब भी कोई क्रियाकलाप चल रही होती है, जब भी कोई एक्शन चल रहा होता है, तो आप कई सारी बातें अगर ना बताएं तो एक्शन अधूरा हो सकता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर अपनी पढ़ाने की बात करता हूं। सपोज आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच ऑफलाइन, मैं कोई बैच ऑफलाइन शुरू करना चाहता हूं। तो अब मुझे कौन कौन सी वो बातें हैं जो बतानी पड़ेंगी, अदरवाइज स्टूडेंट मुझ तक नहीं पहुंचेंगे। अगर मैं एक होर्डिंग बनाता हूं तो जाहिर सी बात है मैं ये तो बताऊंगा ही कि मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, लेकिन कब पढ़ाऊंगा ये बताना जरूरी है। समय, अगर मैंने समय नहीं बताया, दिन तारीख नहीं बताई, दिन का समय नहीं बताया, अगर मैंने ना आपको बताया होता कि सुबह 6 बजे, तो शायद आप इस वक्त ऑनलाइन ना होते। तो दिन तारीख समय बताना जरूरी था पढ़ाने का। इसके अलावा ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं तो सब स्थान भी बताना पड़ेगा, कहां पढ़ाता हूं, स्थान भी बताना पड़ेगा, गली मोहल्ला हाउस नंबर सब कुछ बताना पड़ेगा, तब तो वहां स्टूडेंट पहुंचेगा। और साथ ही साथ मैनर भी बताना पड़ेगा, कैसा पढ़ाता हूं। लोग अपना रिकॉर्ड बैनर में होर्डिंग में लगाते हैं, इतने लोग पास हो गए, ये हो गए, वो हो गए, इसकी फोटो उसकी फोटो सब लगाते हैं। व्हाट दे विश टू से, वो मैनर बताना चाहते हैं। तो किसी भी ये कोई भी वर्ब वो एक घटना की तरह से होती है, वो एक इंसिडेंट की तरह से होती है। और जितनी भी घटनाएं होती हैं, जितने भी एक्शन होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, उसका समय बताना, उसका स्थान बताना, उसका उसकी फ्रिक्वेंसी बताना, उसका मैनर बताना, ये चार सबसे प्रमुख बातें। तो किसी भी एक्शन का स्थान बताने के लिए जो शब्द यूज करेंगे एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस। किसी भी एक्शन का टाइम बताने के लिए जो शब्द यूज करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। किसी भी एक्शन का मैनर बताने के लिए जो शब्द यूज करेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। किसी भी शब्द की फ्रिक्वेंसी, वर्ब की फ्रिक्वेंसी बताएंगे एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। वैसे बहुत तरह की एडवर्ब आपको पढ़ाई जाएंगी, लेकिन ये चार प्रमुख बातें हैं जो मैं बता रहा हूं, टाइम, प्लेस, मैनर एंड फ्रिक्वेंसी। तो ये वर्ब के बारे में बता रहे हैं, ये एडवर्ब हो गए। अब ये काम भी ये तीन तरह से करते हैं। अकेला शब्द यही काम करेगा, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर। यही काम शब्द समूह करेगा बिना वर्ब वाला, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर, एडवर्ब फ्रेज ऑफ फ्रीक्वेंसी, वगैरह वगैरह कह सकते हैं।
और यही काम वर्ब रखने वाला शब्द समूह करेगा। वो एडवर्ब क्लॉज हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके से काम, लेकिन सेम फंक्शन सबका सेम है। बारात में आया हुआ वाला हर व्यक्ति बाराती है। अब कोई अकेले है, कोई आधा परिवार है या पूरा परिवार है, लेकिन सारे के सारे बारातियों का काम एक ही है, बारात में जाना और खूब खाना खाना। घरातियों का भी वही काम है। तो वो सारे के सारे घराती भी आपका एक ही काम करेंगे, चाहे अकेले आए, चाहे आधा परिवार है, चाहे पूरा परिवार है। तो फंक्शन इनका आप समझ गए होंगे, प्रोनाउन का भी फंक्शन समझ गए होंगे। नाउन की जगह आकर के नाउन की ड्यूटी निभाना। तो 5 चीजें होंगी। इसके बाद बचती हैं 3, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इनके बारे में भी सुन लीजिए, इनके बारे में भी ध्यान से सुनिए। अब इसको मिटाना पड़ेगा इसको समझाने के लिए। लेकिन मैं पहले कंजंक्शन और बाद में प्रीपोजिशन समझाता हूं। आपने एक सब्जेक्ट प्लस एक प्रेडिकेट रखा और फुल स्टॉप लगा दिया, तो ये आपका एक सिंपल सेंटेंस हो गया, एक बात। लेकिन एक और आप सब्जेक्ट रखते हैं और प्रेडिकेट रखते हैं, अब इधर आपने फुल स्टॉप लगा दिया तो ये दूसरी बात हो गई। अब ये एक बात है, ये दूसरी बात है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों बातों को आप एक ही सांस में बोले, एक ही बार में लिख दें, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो इस जगह पर, इस ज्वाइंट पर, इन दोनों बातों के बीच में जंक्शन, जंक्शन है ये। और जंक्शन पर आप जिन चीजों को यूज करते हैं, जिन शब्दों को, इन्हीं को कहते हैं कंजंक्शन। तो कंजंक्शन का काम क्या है? जब भी किसी बात में, किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा पेयर होंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के, उनको जोड़ना। और जब भी कंजंक्शन का आप यूज करेंगे तो अब एक से ज्यादा बातें हो गई तो सेंटेंस सिंपल नहीं बचा, या तो कॉम्प्लेक्स या तो कंपाउंड। तो कंजंक्शन आप अच्छी तरह समझ लीजिए। इसकी भी मेरे पास एनालॉजी है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊं। तो ये कंजंक्शन हो गया। अब कंजंक्शन की एनालॉजी मैं ऐसे बताता हूं कि जैसे सपोज 2 दीवारें खड़ी हैं और हर दीवार के अंदर आप देखते हैं कि ब्रिक्स होते हैं, ईंटें। अब ब्रिक्स को आपस में, या 2 पिलर खड़े हुए हैं, पिलर, 2 पिलर खड़े हुए हैं, कॉलम, और उसके अंदर ईंटें हैं। और ईंटों को जोड़ने के लिए आपस में आपने सीमेंट का यूज किया। ये सीमेंट है प्रीपोजिशन। एक ही कॉलम के अंदर ईंटों को आपस में जोड़ करके रखने का काम जिसने किया है वो सीमेंट है, उसे आप प्रीपोजिशन कह सकते हैं। लेकिन दोनों कॉलम को आपस में जोड़ने वाला जो बीच में बीम पड़ी हुई है वो है कंजंक्शन। विद इन सेंटेंस प्रीपोजिशन का यूज, और 2 अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करने वाले शब्दों को कंजंक्शन। तो प्रीपोजिशन और कंजंक्शन का यही बेसिक डिफरेंस। प्रीपोजिशन शब्दों को जोड़ता है और कंजंक्शन बातों को जोड़ता है, कंजंक्शन वाक्यों को जोड़ता है। प्रीपोजिशन के बारे में बहुत ही माइन्यूट तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। ये आप समझ गए होंगे कि कंजंक्शन का मेन काम क्या है। बाकी कंजंक्शन के और यूजेज हैं। कंजंक्शन कई बार सिर्फ शब्दों को भी जोड़ता है, जैसे एंड हो गया, लेकिन वो परंपरागत वाली चीज, ध्यान रखिएगा। लॉजिकल यूज क्या है? जब ये अलग अलग वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा, जब 2 बातों को जोड़ने का काम करेगा, तो आप इसे कंजंक्शन कहेंगे। 2 बातों को, यानी एक से ज्यादा पेयर, जब 2 पेयर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के हैं और उनको बीच में जोड़ने का काम आप कुछ करेंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख सकता हूं, मैं लिखूं कि आई वेंट टू आगरा, एक बात लिखी और फुल स्टॉप लगा दिया। फिर लिखा आई सा द ताज, मैंने ताजमहल देखा। दूसरा, अब ये दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन यहां से फुल स्टॉप हटाकर मैं यहां पर एंड कर दूं, और इस आई को चूंकि कॉमन है तो यहां से मैं हटा दूं, तो ये हो गया आई वेंट टू आगरा एंड सा द ताज। अब ये एंड आपका क्या है? ये कंजंक्शन है और ये सेंटेंस कंपाउंड हो गया। पहले ये सिंपल, ये भी सिंपल था, लेकिन जैसे ही एंड से जोड़ दिया, अब ये एक देखिए, ये एक प्रेडिकेट रखने वाली वर्ब हो गई, ये दूसरी प्रेडिकेट रखने वाली वर्ब हो गई। भाई इसका प्रेडिकेट
ये आई सब्जेक्ट था, वेंट टू आगरा प्रेडिकेट था, इसमें आई सब्जेक्ट था, सादाताज प्रेडिकेट था। अब आपने दोनों पेयर को जोड़ दिया, सब्जेक्ट कॉमन था तो इसलिए एक ही बार आपने लिखा है, लेकिन ये प्रेडिकेट इसीलिए बोला जाता है, एक से ज्यादा प्रेडिकेट, एक से ज्यादा सब्जेक्ट नहीं कहा जाता, एक से ज्यादा प्रेडिकेट होते ही सेंटेंस कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड हो जाएगा, और उनको फिर जिन शब्दों से आप जोड़ेंगे वो कंजंक्शन है। बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी तरह से आपको ये पढ़ाया जाएगा। ये तो सिर्फ अभी एक विंडो है, जो छोटी सी खिड़की खोली जा रही है, बहुत डिटेल में इनको मैं कवर करूंगा। तो ये देखिए कंजंक्शन का काम हो गया। अब प्रीपोजिशन के बारे में मैं आपको बता दूं। प्रीपोजिशन के नाम पर आइए जरा गौर करिएगा। प्रीपोजिशन, ये प्री प्लस पोजीशन दो शब्दों से मिलकर बना है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का मतलब पहले की स्थिति। किसके पहले की स्थिति? किंग के पहले की स्थिति, राजा के पहले की स्थिति। और राजा कौन होता है पार्ट ऑफ स्पीच में? नाउन। तो वो शब्द ध्यान दीजिएगा, वो शब्द जो नाउन से पहले यहां पर आकर के, नाउन से पहले आकर के नाउन का संबंध दूसरे शब्दों से कराते हैं, और वो दूसरे शब्द कौन हो सकते हैं? खुद नाउन हो सकती है, एडजेक्टिव हो सकता है, और वर्ब हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर का कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है। तो वो शब्द जो नाउन से पहले आकर नाउन का संबंध किसी दूसरी नाउन से, किसी एडजेक्टिव से या किसी वर्ब से कराते हैं, इन्हीं शब्दों को प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का मतलब है नाउन से पहले आने वाले शब्द जो नाउन का संबंध किसी और से कराएं। दोनों कंडीशन है, नाउन से पहले डिटर्मिनर भी आते हैं, नाउन से पहले एडजेक्टिव भी आते हैं, लेकिन नहीं, वो शब्द नहीं जो नाउन से पहले तो आएगा ही, लेकिन किसी दूसरी नाउन से इसका रिलेशन भी बनवाएगा। जैसे आप क्या पाओगे कि जब नाउन प्लस नाउन, तो यहां पर प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो यहां पर प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन, या वर्ब प्लस नाउन, तो ये आपका प्रीपोजिशन। तो ये प्रीपोजिशन है, बहुत ही टेक्निकल तरीके से आपको समझाया जा रहा है, एडवांस लेवल, अच्छी तरह से आप इसको समझेंगे। तो प्रीपोजिशन की डिफिनेशन यही है, और ध्यान रखिएगा, ये आप अक्सर पढ़ते हैं लेकिन आप ध्यान नहीं देते, लेकिन आपको इसी तरह समझना है। जब आप इसी तरह समझेंगे तो बिल्कुल सही ढांचे में, सही सांचे में आपको मैं बिठा दूंगा, आप बिल्कुल सटीक समझ जाएंगे कि वास्तव में प्रीपोजिशन होती क्या है। तो प्रीपोजिशन बेसिकली किसी नाउन से पहले आकर के नाउन का संबंध किसी दूसरी नाउन से, एडजेक्टिव से और वर्ब से कराने वाले शब्द हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द होता है प्रीपोजिशन। इसका जो डिटर्मिनेशन है, इसका जो निर्धारण है, वो दो तरह से होता है। कई बार इस नाउन के आधार पर इसका निर्धारण होता है, और कई बार इन शब्दों के आधार पर भी इसका निर्धारण होता है। ये आगे की बात है जो आपको समझाई जाएगी। कई बार ये प्रीपोजिशन और ये इसकी नाउन मिलकर के ये टर्म कहलाते हैं। तो प्रीपोजिशन का मतलब है वो जोड़ने वाले वो शब्द जो नाउन को किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच से जोड़ते हैं। कंजंक्शन का मतलब ये भी जोड़ने वाले शब्द हैं, लेकिन ये दो बातों को जोड़ते हैं। तो बातों को जोड़ने वाले शब्द कंजंक्शन, और शब्दों को जोड़ने वाले शब्द आपके प्रीपोजिशन। ध्यान दीजिएगा, जब केवल एक नाउन को जोड़े, नाउन को नाउन से जोड़े प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव को नाउन से जोड़े प्रीपोजिशन, वर्ब को नाउन से जोड़े प्रीपोजिशन, और जब दो बातों को जोड़े तो कंजंक्शन। तो ये प्रीपोजिशन और कंजंक्शन आपके ब्रीफ किए मैंने। अब आखिरी आपका पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन उन शब्दों को कहते हैं, ये सबसे कम यूज होने वाले शब्द हैं इंग्लिश में। इंटरजेक्शन उन शब्दों को कहते हैं जब अचानक भावावेश में आकर के आप कोई शब्द बोल जाते हैं, उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। और अचानक आप भावावेश में क्या होता है, अचानक दुख में हो आप और कोई शब्द बोल दें, मुंह से निकल जाए आपके, अचानक आप खुशी महसूस करें और कोई शब्द आपके मुंह से निकल जाए, अचानक आप सरप्राइज महसूस करें और आपके मुंह से कोई शब्द निकल जाए, तो ध्यान दीजिएगा जरा,
ऐसी चीजों को इंग्लिश में क्राई आउट कहना कहते हैं। क्राई आउट को एक वर्ब यूज की जाती है एक्सक्लेम। आप डिक्शनरी में चेक करेंगे तो एक्सक्लेम का मतलब होता है क्राई आउट, अचानक चिल्ला देना। तो अचानक चिल्ला करके जब आप कोई बात कहते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। और हम इंटरजेक्शन का यूज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में करते हैं, जैसे हुर्रे, एलास, ओ, बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको जो भी लिमिटेड शब्द है वो आपको मिल जाएंगे। इन्हें ही हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन का मतलब है अचानक बोले गए शब्द, जिनका यूज सिर्फ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में किया जाता है। तो ये 8 तरह की पार्ट ऑफ स्पीच आपको मैंने समझाने की कोशिश की प्रैक्टिकल मैनर में। नाउन, वर्ब, मेन रोल में लीडिंग रोल के आपके पार्ट ऑफ स्पीच, यही केवल फंक्शनल पार्ट ऑफ स्पीच है। बाकी सारे के सारे असिस्टेंट रोल में पार्ट ऑफ स्पीच हैं। नाउन के लिए एडजेक्टिव, वो मैंने आपको बताया। वर्ब के लिए एडवर्ब, वो मैंने आपको बताया। नाउन अकेला आए या अपने एडजेक्टिव के साथ आए, उसका रिप्लेसमेंट करने वाले शब्द प्रोनाउन। तो ये 5 शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 पार्ट ऑफ स्पीच हो गए। इसके बाद मैंने आपको प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के बारे में बताया। कंजंक्शन का मतलब है एक से ज्यादा शब्दों को या दो बातों को जोड़ने वाले शब्द कंजंक्शन। बातों को ध्यान दीजिएगा, यानी जब एक से ज्यादा पेयर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के हो जाएं तो उन्हें जोड़ने का काम जो शब्द करेंगे वो कंजंक्शन है। और प्रीपोजिशन क्या है? नाउन से पहले, प्रीपोजिशन ध्यान रखिए, नाउन से पहले आकर के नाउन को किसी दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच से जोड़ने वाले शब्दों को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। इंटरजेक्शन, जो किसी भी अनायास या अचानक कही गई बात के लिए या अचानक भावावेश में बोले गए शब्दों को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो ये 8 तरह की आपकी पार्ट ऑफ स्पीच हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा एनालिसिस ऑफ प्रेडिकेट। गौर से समझिएगा, एनालिसिस ऑफ प्रेडिकेट। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म की जाती है। एनालिसिस ऑफ प्रेडिकेट अब वो कल का हमारा प्लान है, कल बताया जाएगा। लेकिन आज आपको जितनी बातें बताई गई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको करना क्या है कि आपकी बुक में, रेन एंड मार्टिन में जो चैप्टर नंबर 1, बुक 1 में ध्यान दीजिएगा, बुक 1 में जो चैप्टर नंबर 1 है ये आपका सेंटेंस से ही जुड़ा हुआ है। आपको इसमें पूरा आप पढ़ेंगे तो आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दूसरा चैप्टर मिलेगा। चैप्टर नंबर 2 नीचे दिया हुआ है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आप इसको गौर से पढ़िए। फिर इसके बाद में एक एक्सरसाइज दी हुई है आपकी 1, एक्सरसाइज नंबर 1। इसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जोड़ने हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन मिलते हैं इन एक्सरसाइजेस से आपके एग्जाम में, इसलिए आप इसको भी करिएगा। इसके बाद आपका चौथा चैप्टर है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तीसरा चैप्टर है फ्रेज और क्लॉज। मैंने फ्रेज और क्लॉज के बारे में भी हिंट दी है, लेकिन पूरी तरह से नहीं बताया। फ्रेज का मतलब आधा परिवार मैंने बताया, एक ऐसा शब्द समूह जिसके अंदर फाइनाइट वर्ब ना हो। जिसके अंदर फाइनाइट वर्ब नहीं होगी वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, सिर्फ मीनिंग देगा। यानी वो शब्द समूह जो मीनिंग तो दे लेकिन कंप्लीट मीनिंग ना दे, उसे फ्रेज कहते हैं। और वो शब्द समूह जो कंप्लीट मीनिंग दे उसे क्लॉज कहते हैं। तो क्लॉज फाइनाइट वर्ब या वर्ब रखेगा तो क्लॉज होगा, वर्ब नहीं होगी तो क्लॉज नहीं होगा। लेकिन हम इसको और डिटेल में समझाएंगे। अभी फ्रेज के लिए हमने अलग से प्लान बना रखा है, तो फ्रेज और क्लॉज वाला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना। लेकिन चैप्टर नंबर 4 भी पूरा मैंने कवर कर दिया है, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया गया है। नाउन क्या होती है, एडजेक्टिव क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, देखिए उसी सीरियल में दिया है। फिर वर्ब क्या होती है, एडवर्ब क्या होती है, इसके बाद प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 1, 2 एंड 4 ये 3 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये रेन एंड मार्टिन की बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको खरीदना है। और ये तीनों चैप्टर आपको पढ़ के रखने हैं। दिल करे तो आप तीसरा चैप्टर भी पढ़ लीजिएगा जो फ्रेज और क्लॉज के बारे में है, लेकिन मैं वो बहुत डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।